हाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माहिर एंड प्रिया। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो रिवॉल्व करेगा सीए रिजल्ट के लिए। और जैसे प्रिया और माहिर का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में जो ये पूछना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिया, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद माहिर आप बताना। थोड़ा सा पहले ना आप बैकग्राउंड दे दो कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एग्जैक्टली प्रिया। Basically, I have appeared for CA final multiple times, but the issue with me was that I only gave group one and I two, and it was like in a loop of attempts. I have given many attempts, but now I am planning to go with group two instead of only group one because ओके। it's like I'm mad studying those audit and law subjects currently. So ओके। what should be matlab, your suggestion regarding this? It's a right choice if I go only with group two or rather both groups. ओके, ठीक है। माहिर, आपका भी ये ऐसा कुछ है, आप भी थोड़ा सा बता दो। अब यही है कि इंटरमीडिएट का मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने बोथ ग्रुप्स अपेयर करा था, बट आई ओके। हैड दैट थॉट कि ग्रुप वन पॉसिबली क्लियर हो जाए क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी वैसी थी। ओके। बट अभी ये है कि ना ग्रुप वन ही क्वालिफाई हो पाए ना ग्रुप टू ही क्वालिफाई हो पाए, तो अभी वही है कि लाइक स्टार्ट कैसे करे, वेदर इट्स के बोथ ग्रुप दे सिंगल ग्रुप दे और किस तरीके से स्टार्ट करे। अप्रोच कैसे होना चाहिए कि पहले थ्योरी ठीक है। सब्जेक्ट्स को अपेयर करे या फिर प्रैक्टिकल को। सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आपसे बात कर लूँ। तो जितना मुझे लग रहा है एक ना कॉमन क्वेश्चन बहुत बड़ा मुझे लगता है सबके माइंड में रहता है कि अगर आप फेल होते हो ना तो आपको बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप। इसको लेके क्लैरिटी मिल नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि बोथ ग्रुप नहीं देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और देखो होता है क्या यार, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आपके दोस्त दो ग्रुप दे रहे हैं, जरूरी नहीं है आप भी बोथ ग्रुप दो। वाइस वर्सा, अगर वो एक ग्रुप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है आपकी बोथ ग्रुप की तैयारी है तो आप बोथ ग्रुप दो। मतलब दोनों सिनेरियो में आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है, आपको दोस्त से अपने इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो यार देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है। सीए एक ऐसा एग्जाम है जो कि कभी भी कोई भी पेपर ट्रिकी आ सकता है बहुत ज्यादा। आपको क्लियर नहीं है, सपोज इस बार एफआर का हल्का आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, अकाउंट्स बोल लेते हैं इंटर में, अकाउंट्स का पेपर हल्का आ गया, बट नेक्स्ट टाइम वो पेपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आ सकता है। क्योंकि एक पेपर ऐसा होता है जो कि एक्सट्रीम आ सकता है, वो फिक्स नहीं होता कुछ। तो हम ट्राई करें कि जब भी हमारी प्रिपरेशन हो ना वो सुपर सॉलिड हो इन एवरी सब्जेक्ट। आपको मतलब अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा, आपको लगता है थोड़ी सी भी कमी हो रही है ना अगर प्रिपरेशन में, तो उस ग्रुप पे दो जिसपे आपकी अच्छी फोकस है, अच्छी कमांड है आपकी। अभी बस यही है कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब स्टार्ट कैसा कैसे करें। अप्रोच रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है तो अभी माइंडसेट ऐसा है कि आता है सब है, आता सब है, बट वो है कि अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन दिलवा के कोई फायदा नहीं है कि मेरे को आता है, आता भी है, बट ये है कि एक न्यू फ्लो में वापस से फिर से ज्वाइन करना है स्टडीज को, तो वो एक पुश मिलने के लिए आपसे कैसा क्या रहना चाहिए, वो दैट इज। देखो यार, जब आपका स्टार्टिंग से करना हो ना, आपके इतने सारे मॉड्यूल होते हैं तो बहुत मुश्किल, समझ में नहीं आता है किससे स्टडी करें। वो कॉन्फिडेंस, जब भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्टिंग में, कि वो कॉन्फिडेंस वापस से आ जाए पढ़ने वाला। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपने समझ लो आपने टेक्स्ट की बुक उठा ली और जो कि आपको हार्ड लगती है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस और तोड़ेगा। आपको लगेगा ये हुई नहीं ना मेरे से, कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करा था अपने सीए फाइनल के टाइम पे जब मैं फेल हुआ था। तो मैंने क्या करा था, जो मुझे इजी लगता था बहुत ज्यादा, मैं पहले उसे पिक करता था। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले ना थोड़ा बहुत ना कोर्स को खत्म कर लूँ, 10 20 30% जो मुझे आता है। तो आप इसको पहले फॉलो करके देखना। ये तो हो गई की बात कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्ड कैसे करना है, इजी से स्टार्ट करना है हमेशा। Actually, I wanted to add, for example, ICA का format follow करो. In SFM, it's very difficult. मतलब 10-15 sum anyone can memorize. But ओके। when वो last day पे इतने सारा sums हो जाता है, तो it's difficult to memorize ना ICI का format. वो परफेक्ट। obviously teacher वाला easy लगता है because हमने वो ज्यादा practice करा होता है. तो how to cope up with this? तो ऐसा नहीं है कि 100% आपको आईसीआई के बुक के करने, बिकॉज इतने कुछ कुछ क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व कर रखे हैं आईसीआई ने कि उसको समझना ही मुश्किल है। उसको तो कोई टीचर जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वही डिकोड कर पाएगा। लेकिन आप ट्राई करो कि आपके वर्किंग नोट्स, इनके वर्किंग नोट होते हैं आईसीआई के, वर्किंग नोट लिखते ही नहीं है, बट इनके ना स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे एक प्रोसेस है। आप ये मत करो कि पूरा कॉपी मत करो, बट आप एक ट्राई करो कि आप थोड़ा सा अगर आप इनके पैटर्न से रिसेंबल कर पाओ, थोड़ा सा मैच कर पाओ ना पैटर्न, वो बहुत हेल्प करेगा आपका। How to keep yourself sane while preparation, और वो attempts लग रहे हैं लूप में फंसे हो, अर्न नहीं कर रहे हो, एज प्रेशर इज बिल्डिंग अप एंड ऑल दैट स्टफ, और उसके साथ आपको अभी एग्जाम प्रेशर हैंडल करना है फॉर 3 months अगेन, एंड एग्जाम भी अपियर करना है बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि तुम सीए छोड़ दो. देखो यार, सीए फाइनल में आने के बाद सीए को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
काफी इजी होता है बोलना कि सीए छोड़ दो, आपसे हो नहीं पा रही है, 10 लोग आपको बोलेंगे, बट हमें पता है कि हमने इतना टाइम दिया, 5-6 साल इन्वेस्ट कर दिए। और एक एज का प्रेशर तो होता होता है, जो कि सबको पता है यार। आप अगर 25-26 वाले स्लैब में आ जाओ तो एक वो हिट करते हैं, आपके दोस्त भी बन गए हैं, और एक पैसा कमाने वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर को सपोर्ट करने वाली। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना हम अपने आप को, स्ट्रेस तो आएगा आएगा, आपके एग्जाम हो गए। स्ट्रेस ऐसी चीज है जो कभी रिमूव नहीं हो सकता। कोई आपको बोलता है कि आप ये करो वो करो, स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा, गलत है। कम हो सकता है, कम डेफिनेटली होता है। उसके तरीके होता है, एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा वॉक कर लो, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मेडिटेशन आप बोल सकते हो, उसे आप कर लो। बट वो स्ट्रेस 100% खत्म नहीं होगा जब तक आप इस कोर्स में हो ना। ये स्ट्रेस रहेगा रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। लाइफ में स्ट्रेस होता है वैसे तो पूरी, बट कोई भी आप कॉम्पिटिटिव चीज कर रहे हो जहाँ पे इतना भारी कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट फियर ऑफ क्लियरिंग एग्जाम है, तो वहां पे आई बिलीव ये प्रेशर रहेगा रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी एज हो चुकी है, बट आई विल क्लियर दिस टाइम। पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, खुद डेवलप करना पड़ेगा। और ये आप इस चीज से भाग नहीं सकते, स्ट्रेस वाली चीज से, ये आपको रहेगी। बट आपको इस स्ट्रेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जब तक एग्जाम चल रहे हैं ये स्ट्रेस भी मेरे साथ रहेगा, और मुझे इसी के साथ तैयारी करनी है। इस केस में हम कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं, लाइक मतलब खुद को कांस्टेंट मोटिवेट रखना इस तरीके से, क्योंकि ऐसा मन जाता है ना कि एक फेलियर का एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं अगली बार होगा नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत हो जाती है। हम प्रीवियसली एक फेलियर का ही रिजल्ट देखते आते होते हैं। तो उस केस में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, कैसे खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही लीन करके रहे। तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को ना इस कंडीशन से बाहर निकलना था, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था मैं कमरे में फंस गया हूँ यार, रात दिन कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ में पैसा नहीं है। आप पेरेंट्स का पैसा उड़ा नहीं सकते भाई, आप मस्ती नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है। आप भी सोच में आओगे यार, उनका उनका इतना हार्ड एंड मनी है। आपको घूमना, आपको लाइफ एंजॉय करनी है, आप लोगों को देख रहे हो, आपके साथ वाली इतने मजे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है फिर पढ़ाई को फिर से करना। वो पढ़ाई को फिर से करने वाला पॉइंट इतना मुश्किल है ना यार। वो फिर से बुक्स उठाना, फिर से लाना, बुक को टेबल में रखना, नए अमेंडमेंट्स को लाना, फिर से न्यू बुक्स को ऑर्डर करना, रोज सिलेबस चेंज हो रहा है, रोज न्यू स्कीम आ रही है। वो चीज कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है यार, आप सोचो। आप ये सोचो कि आपको उस चीज से बचना है, आपको उस लूप से हटना है भाई। आप इतनी मेहनत कर दो कि आपको फिर से बुक नहीं पढ़नी है। एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैंने लिखी थी एग्जाम के टाइम में, आज तक मेरे टेबल में पड़ी हुई है, वो मैंने हटाई नहीं आज तक। फेल हुआ था मैं, मैंने ये सेकंड टाइम जब फेल हुआ था तब मैंने लिखा था ये। इसमें दिखेगा नहीं यार आपको ना, इसमें मैंने लिखा हुआ है, गिव एवरी मिनट दिस टाइम। ये मैंने खुद लिखा है, पेस्ट करा, वो स्टिकी पैड होते हैं, उससे मैंने लिखा हुआ है, गिव एवरी मिनट दिस टाइम। मतलब अपना हर एक मिनट दे दे भाई तुषार। मैंने अपने आप को बोला था कि इस बार एक एक मिनट अपना दे दे। जितना होता है, तेरी तबीयत खराब होती है, जो मर्जी होता है, सफोकेशन होती है ना, टेबल से नहीं हिलना, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर, जो करना है कर, अपने आप को बोलता था मैं। बट बैठ जा भाई, इस बार क्लियर करना ही करना है। जितनी मर्जी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, जो मर्जी एक्सट्रीम हो जाए, बट मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि अगर लास्ट के 1.5 या 2 डेज में भी कुछ बड़ी अनसर्टिनिटी हो गई ना मेरे साथ, घर में या कहीं भी मेरे साथ भी हो गई, मुझे स्टिल अपना बेस्ट देना है। अपने ब्रेन को ना भाई डेवलप करना पड़ेगा। For example, if we go for mock test, people say after completing a subject, but after completing a subject, for example, like FR, it gets too much messed up. चैप्टर्स इतने सारे कि खत्म ही नहीं होते हैं, एंड फिर कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर द मॉक टेस्ट, राइट? करेक्ट। तो वो कितना भी प्लान कर लो नहीं हो पाता है, और एंड रिजल्ट इज कि वो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि मॉक टेस्ट स्किप हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट आप कभी 100% सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई सही प्रॉपर मॉक टेस्ट उठा रहे हो जिसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड, आप नहीं कर सकते हो। हमेशा आप ये करो, ऐसे का मॉक टेस्ट आप डाउनलोड कर लो उनकी वेबसाइट से। जब भी आप पर्टिकुलर एक चैप्टर को खत्म कर रहे हो, डेफर टेक्स हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, आप सर्च करो वो क्वेश्चन कहाँ पे मॉक टेस्ट में, तब आप उसको सॉल्व करो। 100% बेसिस से मत करना कभी भी। जब तक आपका एग्जाम का टाइम नहीं आएगा, आपके 10-15 दिन नहीं बचे होगे ना, आप कभी कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि उस सिलेबस को खत्म करना पूरा पॉसिबल नहीं होता एग्जाम टाइम से पहले। आप वो एग्जाम के लास्ट के 5-6 दिन पहले कर सकते हो, पॉसिबल है, बट उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा डाउट है, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छे से होती है, सब ओके। कुछ सही एज पर शेड्यूल जा रहा होता है, पेपर भी अच्छे से लिख आती हूँ, और मतलब लेकिन जिस सब्जेक्ट में मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, ओके। और जिनमें नहीं होती उनमें आते हैं। तो ओके। मुझे ये समझ नहीं आता कि इज देयर इज समथिंग जो मैं लैक करती हूँ, या मतलब मैं शीट्स भी देखती हूँ तो भी मुझे, मैं अपनी शीट देख के भी इवैल्यूएट नहीं कर पाती कि मुझे मार्क्स दिए क्यों है कम। सो अभी ना एक सिनेरियो हुआ है सीए फाइनल का, बताता हूँ मैं आपको। अभी एफआर का पेपर बहुत हार्ड आया था और बच्चों को लग रहा था कि पास नहीं कर पाएंगे। और इतना पैनिक क्रिएट हुआ फर्स्ट एग्जाम के बाद ही कि उनके पेपर खराब हो गए बाद के।
जस्ट बिकॉज कि उनका फर्स्ट पेपर बहुत खराब हो गया। जितने ही बच्चे सारे पास हो गए फर्स्ट पेपर में, मतलब मोस्टली बच्चे पास है, कम मार्क्स आ रखे, स्कोरिंग नहीं हुआ इतना, लेकिन पास है। और जो पेपर अच्छे गए थे उसमें बहुत कम मार्क्स आए। इसका मैं थोड़ा सा आपको रैशनल देता हूँ ऐसा होता क्यों है। जो भी पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है आपका, उसमें आप समझ के चलो वो सबके लिए हार्ड आ रहा है। और चेकिंग भी उसी तरीके से होगी, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी चेकिंग होगी, बट चेकिंग में थोड़ा सा वो देखेंगे कि हाँ भाई अगर इतनी ही एक्सट्रीम चेकिंग कर ली तो सबके सब 100% लोग लुढ़क जाएंगे उस चेकिंग में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जो पेपर मुश्किल आता है बहुत ज्यादा उसमें आप देखना हर कोई पास होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं पास होने के। बट जो पेपर इजी आता है ना, थोड़ा सा आपको लगता है कि हो पा रहा है, उसमें मार्क्स बहुत खराब आते हैं, बिकॉज उसमें चेकिंग जो होती है ना, वो बहुत ही माइनर चेकिंग करते हैं आपकी, कि आपका ये वाली बात मैच कर रही है नहीं कर रही है, बहुत एक्सट्रीम चेकिंग होती है। आपका जो मैट है उससे थोड़ा बहुत तो आई थिंक 50-60% आपकी बातें मैच करनी चाहिए। आज की डेट में जितना मर्जी हार्ड पेपर है, एक्सट्रीम पेपर है, बट वो आईसीए की बुक का क्वेश्चन नहीं है, उसे वो बहुत खराब कर देंगे, बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर देंगे, डिफिकल्ट कर देंगे, बट क्वेश्चन वही है। तो मैं ये मानता हूँ कि 50% आप सॉल्व कर सकते हो इन एनी केस। अगर पेपर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाए ना, 50% कैन बी सॉल्व इफ यू रेफर आईसीए मैट। हाँ, मेरे साथ बट अच्छे बेसिक ऐसा भी है कि मतलब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर देती हूँ घर पे, मतलब जैसे मैंने सीरीज वगैरह लिए थे तो मैंने किए तो ठीक था। बट जब मैं वहां पे जाती हूँ ना पेपर लिखने, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट हो गया हो। कभी कोई पेपर ही नहीं हुआ ऐसा जिसमें पास हुई वो भी, जिसमें नहीं हुई वो भी। तो मतलब ये भी मेरे को समझ नहीं आता क्यों। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप घर में सॉल्व कर रहे हो, आपको एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि आप उससे पास हो गए फेल हो गए, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको पता है बैक ऑफ द माइंड। एग्जाम में आपको पता है कि रियल लाइफ एग्जाम है। आप घर में वीडियो गेम में गाड़ी चला रहे हो बहुत अलग होता है, लेकिन आप रियल लाइफ में जब आप जाओगे गाड़ी चलाओगे सड़क के बीच में, वो अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट अच्छा हो रहा तो पेपर भी अच्छा होगा, वो जितनी प्रैक्टिस करोगे इट विल मेक यू बेटर। बट ऐसा नहीं होता कि 100 मार्क्स आ रहे हैं घर में मतलब बढ़िया या बिल्कुल ही 100% वहां भी अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू सेड कि 50% आईसीए के मैथ से ही आता है, बट इशू ये होता है कि 50% में भी हमारी गलती हो जाती सीए में चैलेंज ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल है, आप उसे 5 बार करो आपसे सॉल्व हो जाएगी, बट उतना रिटेन करना और है। आईसीआई की चीजों को रेफर करना, दिमाग में रखना, वही तो चैलेंज है, वहीं पे तो पूरा गेम चेंज हो रहा है। आप अब वो कैसे ठीक होगा, आप प्रैक्टिस से ठीक होगा। आप जितनी बार चीजों को करोगे ना आपको याद होने लगेगा कि हाँ इस पेज में ये था, उस पेज में ये था, इस इंडेक्स में ये वाली बात होती है। तो जब तक वो ग्रिप नहीं आएगी ना मल्टीपल रिवीजन वाली, वो चीज ठीक नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से। जैसे अभी बात हो रही थी मॉक टेस्ट पे, आपने बोला कि उसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस रिगार्डिंग आप कुछ रेफरेंस बता दीजिए। देखो आपने मॉक टेस्ट के जो आप क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर भी होता है, एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, एक आंसर प्रोवाइड करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने सीए के एग्जामिनर से 10 गुना ज्यादा ब्राइट हो आप। वो तो खाली देख के चेक कर रहा है, आपको तो उसकी निटिग्रिटी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप पहले क्वेश्चन करो, आप रेफर मत करना आंसर को। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मैंने कहा आप तो पहले ही बात है आप चैप्टर वाइज करो। आप पूरा ऐसा मत पढ़ो आपने पूरा का पूरा मॉक टेस्ट उठा लिया एक सब्जेक्ट का, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो आपने कोई चैप्टर उठाया आप उसका देखो, उसके बाद आप उसे एनालाइज करो आपने गलती क्या करी है। आप देखो कि जो आपने जिस तरीके से सॉल्व करा है आपका स्टेप सही है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, कहाँ पे आप लैग कर गए। बड़ा इजी है, जिस तरीके की एग्जामिनर चेक करता है वैसे ही आपको चेक करना है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, देयर इज वन थिंग, मेरे को एक बात और पूछनी थी। अभी जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस भी हैं सिलेबस में, तो क्या अप्रोच रखें? मतलब सेल्फ स्टडी करें, जो नया है वो खुद से पढ़ के देखें और ऐसे सिलेबस हम अप करें, या फिर कुछ नया रेफर करें, या जिनसे पढ़ा है उन्हीं को जाके रेफर करें दोबारा से? तो ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। देखो दो बातें होती है, एक होती है सेल्फ स्टडी और एक होती है कोचिंग वाली। मैंने कोचिंग लिया आज तक जितने भी लिए मैक्सिमम मैंने कोचिंग लिए, इलेक्टिव पेपर मैंने सेल्फ स्टडी करा था। कोचिंग का फायदा क्या होता है, कोचिंग का फायदा ये होता है जो चीज आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, 5 महीने लग सकता है, कोचिंग में आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा। बट पॉइंट इज आपको भी आईसीआई का मैथ साइड बाय साइड रेफर करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएगा, उसके अपने टारगेट है, उसे भी कम टाइम में कोर्स खत्म करवाना है आप लोगों को। तो आईसीआई के जितने क्वेश्चन है ना, जितने भी आपके सिलेबस चेंज हो कुछ हो न्यू स्कीम आए, आईसीआई का मैथ आता है नया वाला, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 चीजें होती है, इलस्ट्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, टीवाई के, अच्छे से करो, साइड बाय साइड रेफर करो कोचिंग के ही, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये आपकी पर्सनल कॉल है, आप कोचिंग भी ले सकते हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ईजी है सेल्फ स्टडी से हो सकता है, सेल्फ स्टडी कर लो। अगर पीपल सजेस्ट कि अगर फेल होके लूप लूप में फंसे हो तो एनवायरनमेंट चेंज कर लो, तो इज इट एडवाइसेबल? अगर यू आर नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो। बेसिकली द क्वेश्चन इज आइसोलेशन में पढ़ना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर अटेम्प्ट्स, राइट? करेक्ट। बट यू आर नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप?
देखो यार, किसी और की बातों से आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जब आपको खुद ही पता है कि आप लाइब्रेरी पर्सन नहीं हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको पता है ये बात, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, लोगों के फीडबैक की वजह से आपको करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए आपको। बिकॉज इसका आंसर आपके पास खुद ही अवेलेबल है। और किसने बोला लाइब्रेरी पढ़ के आउटपुट आएगा? वो सबकी चॉइस होती है। लाइब्रेरी इज ऑलवेज अ, मैं बोलूंगा कि एक मजबूरी है। जिसके घर में इन्वायरमेंट नहीं है, रूम नहीं है पढ़ने के लिए, शांति नहीं है, वो लोग जाते हैं लाइब्रेरी। जिसके घर में एक इन्वायरमेंट है पढ़ने का, तो वो घर में ही पढ़ेगा। हाँ सर, आपकी इस बात से मैं एग्री कर पा रहा हूँ, मैं खुद भी लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ, तो दैट इज द केस, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इन्वायरमेंट का। जैसे मैंने अपने घर पे करी है पढ़ाई। मेरे को नहीं थी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी की, मेरे दोस्त लाइब्रेरी जाते थे, तो मुझे कोई फोमो थोड़ा ना हो रहा है उनसे कि वो लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, उनका आउटपुट ज्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, जब बेसिकली फिर जब आप अटेम्प्ट में फंस जाते हो ना, तो लोग सजेस्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, एंड यू थिंक कि शायद हम ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि शायद हम कर लें तो शायद हम क्लियर कर जाए। लाइब्रेरी, लोग ये कहते हैं कि आप डेडिकेट रहोगे पढ़ने के लिए, कि आप बैठे हुए एक जगह पे। डिसिप्लिन। बट मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे ग्रुप बना लेते हैं और फिर मस्ती होने लगती है बहुत ज्यादा। राइट। तो हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स है। लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जाते हैं, दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं। वो मस्ती कर रहे हैं यार, बाहर ग्रुप बना बना के उनकी दोस्ती यारी कर लेते हैं 3 दिन में, और फुल ऐश कर रहे हैं बाहर। आप देख लो लाइब्रेरी फुल है क्योंकि हर किसी के घर में दिक्कतें हैं। आप उनसे पूछोगे ना अगर, आप वो बोलेगी कि यार घर में ऐसा हल्ला हो रहा है, घर में रूम नहीं है पढ़ने के लिए, माहौल नहीं है घर में पढ़ाई का। तो ये सब बातें होती है, लेकिन अगर आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल है तो आप घर में पढ़ो। मैं कह रही हूँ, मेरे को हमारी इंडस्ट्री ये चीज बहुत बेकार लगती है। मतलब टीचर्स क्लासेस जब देनी होती है तो बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं, हम ले भी लेते हैं। तो जब जनरली हमें जरूरत होती है, हम पढ़ तो खुद भी सकता है इंसान। जब नहीं थे क्लासेस तब भी पढ़ते थे, बच्चे सीए बनते थे। क्लासेस लेने के बाद कोई ऐसे, उस टाइम पे हमें ज्यादा जरूरत होती है, एटलीस्ट उस टाइम पे हमारा रिजल्ट देख के इवैल्यूएट करना चाहिए कि हाँ शायद हम यहाँ पे लायक किए हैं, हमारी शीट देखनी चाहिए। कौन से तो क्लासेस ऐसे कह से रहे हैं आप? तो कोई भी क्लासेस जो होती हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं हमें। कोचिंग की? हाँ हाँ। आप कह रहे हो कि इवैल्यूएट करनी चाहिए टीचर्स को आपकी कॉपीज? नहीं, कॉपीज नहीं, मतलब जैसे हम फेल हो गए, एटलीस्ट सेशन रखो रखो, हमसे बात करनी चाहिए कि हम कहाँ पे लैग किए, जैसे आप कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है। देखो, आई थिंक उनकी लिमिटेशन है, मैं इसमें इस चीज को बोलूंगा नहीं। वो ना बहुत सारे हम्म। बच्चों को, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप हाँ। देखो, मैंने 4 लोगों को सेशन में रखा है। 4 लोगों की बातें हम्म। करने में इतना टाइम लग रहा है। तो एक टीचर के लिए ना, जो कि थाउजेंड से पढ़ा रहा है बच्चों को, उसके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर किसी की बातें अलग है। वो जूम तो ले लेगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है यार। एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, वो खाली एक मैसेज डालेगा कहीं भी, उसके पूरे बच्चे स्पैम हो जाएंगे। वो कहेगा हमें भी ज्वाइन करना है, बट वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा किसी को। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लगता कि नॉर्मल वो कंसर्न बता सकते हैं कि हाँ, कोई बड़ा सबके साथ कंसर्न हो गया एक, तो वो उसको कैप्चर कर सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम सबने फेस करी है। बट ना, हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग होती है। वो भले ही रेजोनेट हम्म। करेगी सबसे, बट प्रॉब्लम अलग होती है। जैसे आप सबके अलग अलग मैटर है। अब वो सारे कवर करना मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए। बेसिकली ये ना पास होना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। करेक्ट। टीचर हमें सिर्फ क्लासेस दे दिया, उनका काम हो गया। एंड बेटर इज नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट। हाँ यार, वो मतलब क्लासेस दे रहे, अगर क्लासेस गलत पढ़ाए तो आपका राइट है कि उनको बोलना। अगर कुछ पढ़ाया ही नहीं राइट। है उन लोगों ने, आपको झूठे प्रोमिस कर दिए। अब वो कोर्स का रेट, चलो वो हाई चार्ज कर रहे हैं, लो चार्ज कर रहे हैं, वो एक एथिक वाली बात आ जाती है। बट कोर्स को कवर ही नहीं कर रहे हैं, वो बहुत दिक्कत की बात है। हम्म। आपको बोल दे कि हाँ भैया, आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, बट लॉ में आपको पढ़ाया नहीं, कुछ 50% 40% सिलेबस छोड़ दिया। किसी ने आपको बोल दिया यूट्यूब से रेफर कर लो, तो वो बड़ा गलत हो जाता है। वो चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है उसकी, वो खाली क्लासेस बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आपको बच्चों पे फोकस राइट। नहीं है उसका, वो गलत है। तो थैंक यू सो मच गाइज यार फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है, और बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट फेस करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से नॉर्मल अवेयरनेस क्रिएट हो, और आपके क्वेश्चन से बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो।